हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्टरी क्लास में यह कहा था कि अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जो तीनों दृष्टियों से सीखते हैं तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and their aspects। अब हम लोग आते हैं कि इसके कौन इंग्लिश लैंग्वेज सीखने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहला डिपार्टमेंट है आपका ग्रामर, सेकंड है स्ट्रक्चर, थर्ड है पैटर्न, फोर्थ है वर्ड पावर। अगर आप ग्रामर जान गए, स्ट्रक्चर जान गए, सेंटेंस पैटर्न जान गए, आपके पास सफिशिएंट वोकैब्स हो, तो आप किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो या कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सीखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। तो ओवरऑल इंग्लिश के लिए हम लोग ग्रामर, स्ट्रक्चर, पैटर्न एंड वर्ड पावर, ये चार पर ही पकड़ बनाएंगे। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, अदर स्टेट लेवल से एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है? हाँ छात्रों, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विद ज्योति एजुकेशनल अड्डा so that you can get the new videos updates of my class। The first one हम लोग अब आते हैं किस पर? तो ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग क्या जानते, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है? तो ग्रामर से रिलेटेड मोर और लेस सभी जगहों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कंपटीशन में डिटेक्शन ऑफ एरर के रूप में पूछा जाता है, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यानी सेंटेंस फिलर्स के रूप में पूछा जाता है, क्लोज पैसेज के रूप में पूछा जाता है। यानी किसी वे में, किसी न किसी वे में आपको ग्रामर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। खास करके एसएससी मेंस में तो कहना क्या, वॉइस और नरेशन चैप्टर से ही 50 क्वेश्चन लगते हैं, जो कि ग्रामर का ही एक पार्ट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रामर किस तरह से, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। तो ग्रामर को पढ़ा जाता है 3 मेथड से। पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा मेथड। तो एक हो गया आपको टेक्स्ट बुक मेथड, एक हो गया आपको क्रॉस मेथड, और एक हो गया आपको रिफरेंस यानी रिफरेंस। तो हम लोग जो क्लास टेक्स्ट बुक मेथड क्या है कि टेक्स्ट को पढ़ करके आप उसकी जानकारी कर लें। क्रॉस मेथड क्या है, क्या गलत है और क्या सही है, क्या होना चाहिए, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लासरूम में मैं आपको क्रॉस मेथड से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वह क्रॉस मेथड के द्वारा ही बतलाया जाएगा। तो ग्रामर में देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इसे वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद क्या, किस तरह का नाउन आता है या प्रोनाउन आता है? तो प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे अगर हम लिखते हैं सुशांत वाज वन ऑफ द ग्रेट इमेज से एक्टर्स,
अगर हम यहाँ एक्टर लिख देते हैं, मान लीजिए सुशांत वाज वन ऑफ द ग्रेट एक्टर, तो वन ऑफ द यहाँ पर आ गया, तो वन ऑफ द के बाद जो यहाँ पर नाउन आया है बाद में वह सिंगुलर कदापि नहीं होगा, यह ग्रामर बतलाता है। तो वन ऑफ द क्या होना चाहिए यहाँ पर, वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स, तब जाके आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। एक तो ये हो गया। अब इसी का वेरिएशन देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि वन ऑफ द के बाद तो नाउन आ गया, और इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आगे वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब क्या होगा, तो वर्ब आपका होगा एसवी, यानी सिंगुलर वर्ब। वह वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा जब यह सब्जेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट yesterday, मान लीजिए एक सेंटेंस, वन ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट yesterday। दूसरा हम लिखते हैं वन ऑफ द बॉय वाज एब्सेंट yesterday। या तो इस तरह से आपको लिख के मिल सकता है, या इस तरह से आपको मिल सकता है। एक और देखिए क्या है कि वन ऑफ वाज एब्सेंट yesterday। वन ऑफ वाज एब्सेंट yesterday। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है, सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल नाउन भी लिखे हैं, सिंगुलर वर्ब भी लिखे हैं। तो यहाँ ध्यान आपको देना है इस द पर। द यहाँ तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई डिटरमिनर आता है, दीज, दोज, सच, ये कोई भी शब्द आ सकता है। अगर कोई शब्द नहीं है तब आपको डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इस नाउन के पहले करना ही होगा, नहीं करेंगे तो वह आर्टिकल का एरर माना जाएगा। तो वन ऑफ बॉयज वाज एब्सेंट yesterday, स्ट्रक्चर तो प्लूरल नाउन पर सिंगुलर वर्ब आ गया या सब्जेक्ट पोजीशन पर है। तो ये सेंटेंस तो गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ पर हम लोग वर्ब प्लूरल कर दिए हैं। देखने में लग रहा है कि बॉयज यहाँ पर है और यहाँ पर वर्ब है तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, वन। तो यहाँ पर वर्ब नहीं होकर के क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब, यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। दूसरे सेंटेंस में क्या किया गया कि वन ऑफ द बॉय वाज एब्सेंट yesterday। तो यहाँ पर क्या दिया गया है गलती, यह जो नाउन है वह सिंगुलर दिया गया है। तो यह नाउन आपको सिंगुलर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, यह प्लूरल होना चाहिए। अब आके देखिए हम यहाँ पर प्लूरल कर दिए हैं, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर कर दिए हैं। वन ऑफ बॉयज वाज एब्सेंट yesterday। अब यहाँ पर देखिए डिटरमिनर नहीं, दोज, दीज, बॉयज तो कुछ नहीं है, तो अब क्या करना होगा, आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर सही करने के लिए आपको हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज, यहाँ हम लिखते हैं वन ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट yesterday, दैट इज करेक्ट। यह सेंटेंस सही होगा, ये सारे के सारे गलत है। तो देखिए स्ट्रक्चर एक ही है, ग्रामर का रूल एक ही फॉलो कर रहा है, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर दिया जा रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कहाँ पर ध्यान दिया जाए। तो ये सारे जगहों पर आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसी का और विस्तृत चीज कि आखिर ग्रामर में क्या सब चीज होता है। तो ग्रामर में अभी तक हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। अब देखिए हम लिखते हैं कि वन ऑफ द बॉयज एंड वन ऑफ द गर्ल्स was absent yesterday।
ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज एंड वन ऑफ द गर्ल्स, अब देख रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज के लिए सिंगुलर वर्ब होगा, एंड हो गया यानी कि प्लस हो गया, फिर वन ऑफ द गर्ल्स के लिए भी एक वर्ब आएगा वह सिंगुलर हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, दो यानी कि प्लूरल हो गया। तो अब यहां पर आपको यहां सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 यानी प्लूरल थे, सिंगुलर वर्ब इसके लिए और सिंगुलर वर्ब इसके लिए, दोनों जुट गया, प्लूरल हो गया। अब वाज के जगह पर क्या करना होगा, वर करना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा। तो देखिए रूल तो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, एंड से इसको जोड़ दिया गया। तो जब यह एंड से जोड़ दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब। जैसा कि हम लोग पिछले सेंटेंस में लोग क्या लिख रहे थे, सिंगुलर वर्ब लिख रहे थे। अब देखिए तो देखिए ये है ग्रामर, ग्रामर से ही आप जो है कि पकड़ बनाएंगे लैंग्वेज पर, और लैंग्वेज पर जब पकड़ हो जाएगा तो चाहे वह आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हो या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो या कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सभी जगहों पर काम आएगा। अब देखिए इसी वन ऑफ का हम यूज कर रहे हैं, सी इज one of the girls who wants to meet you. She is one of the girls who wants to meet you. तो who wants to meet you, अब देखिए यहाँ भी one of the का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक बीच में who शब्द आ गया। अब हु आ गया तो क्या हो गया भाई, तो हु को कहते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि ग्रामर क्या है, वर्ड पावर क्या है, ये सब चीज तो थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर आ गया यह रिलेटिव प्रोनाउन, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु वांट्स टू मीट यू। तो आपको देखने में लग रहा है कि वन ऑफ द आ गया तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लिखते हैं, तो यह वाक्य आपका गलत है। अब गलत क्यों है कि अब इसी में देखिए जुड़ गया रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इस स्ट्रक्चर के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन का रूल भी फॉलो होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि उसके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले आने वाला शब्द के अनुसार वर्ब होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट का काम करता है, इस वर्ब का यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हु क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हु के लिए सिंगुलर वर्ब लाएं कि प्लूरल वर्ब लाएं, यह भी सोचने वाली बात है। तो वह आपके इच्छा के ऊपर नहीं है, वह उसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है, पूर्ववर्ती पहले आने वाले शब्द पर। तो गर्ल्स है एंटीसीडेंट यहाँ। तो अब यहाँ पर एंटीसीडेंट गर्ल्स है, तो हु क्या हो गया, गर्ल्स के अनुसार आगे में वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट हु है और हु रिलेट होगा गर्ल्स से, इसलिए यहाँ पर वांट्स वर्ब में आप जानते हैं कि एस या ईएस जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर हो जाता है। अब गिवन फॉर्म क्या होता है, प्लूरल रहता है, तो इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे, तब जाके वाक्य सही। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामर का वेरिएशन भी होते रहता है। तो अभी तो इंट्रोडक्टरी मैंने एस्पेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ग्रामर है, तो ग्रामर इस तरह से टेंस, कहीं देखिए यहाँ पर टेंस आ गया है, अगर हम लिख देते हैं वांटेड लिख देते हैं, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु वांटेड टू मीट यू, वह उन लड़कियों में से एक है जो आपसे मिलना चाहती थी। तो सीक्वेंस थोड़ा देखना होगा कि पास्ट टाइम का बात हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसको हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी का एक और रूप जरा देख लीजिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स दैट
our country have ever produced, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, he is one of the great leaders that our country have ever produced। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि वन ऑफ द आ गया, यहाँ ग्रेट लीडर्स, लीडर्स तो प्लूरल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन, तो वे उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्हें हमारे देश ने आज तक प्रोड्यूस किया। तो हमारे देश ने प्रोड्यूस किया था सब। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट ये लीडर्स नहीं है, क्या है, आवर कंट्री है। यहां भी दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको हम लोग डिटेल्स में प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे या सिंटेक्स में भी ये सब इस तरह का प्रश्न आएगा। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स दैट आवर कंट्री हैव एवर प्रोड्यूस्ड। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया कौन, कंट्री। बहुत स्टूडेंट जो है कि ध्यान देते हैं कि आवर है इसलिए हम प्लूरल वर्ब कर दिया गया, तो नहीं, आवर क्या है, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आवर के बाद आने वाला नाउन रियल सब्जेक्ट होगा इस वर्ब का। अगर यह सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल हो जाता तो यहाँ प्लूरल वर्ब हो जाता, लेकिन यहाँ कंट्री सिंगुलर है इसलिए हैव के जगह हम लोग को क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड ऑफ के स्ट्रक्चर से हम लोग कितनी बातें यहाँ पर लाए। तो ग्रामर का रूल और स्ट्रक्चर सारा कुछ आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पहले जान लीजिए। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर में है कि आपको पैटर्न आपको जानना है। तो मोड ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो मोड ऑफ स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर पूरा कुछ शब्द होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो इसमें वर्ड्स का यूज होता है। जो वर्ड्स है वो आपको जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब शब्द रहेंगे। तो किस मोड पर आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस फ्रेम होगा, अब उसके अनुसार आप लोग वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिटिव और जीरन, जब सब्जेक्ट इन्फिनिटिव या जीरन, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, टू प्लस भीमन को इन्फिनिटिव, और जीरन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। तो ये नाउन के रूप में जब प्रयोग होगा, वर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में, तो इसके साथ स्ट्रक्चर आएगा टू बी का। तो टू बी का जब स्ट्रक्चर आता है तो टू बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कभी कभी एडवर्ब भी रहता है। तो ये स्ट्रक्चर जो टू बी प्लस टू बी, अब टू बी क्या है, तो बेसिकली इसमें 8 वर्ब होते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं ईज, एम, आर, वाज, वर। ईज, एम, वाज, वर, ईच एम आर, सॉरी, ईच एम आर, वाज और वर। बी का और फॉर्म होता है बीइंग, बीइंग, ये भी होता है। लेकिन ईज, एम, आर, वाज, वर जो यूज होता है, तो यह क्या चीज को बतलाता है, कंप्लीमेंट के साथ, तो ये बतलाएगा आपको स्टेट, कंडीशन को दर्शाएगा, यानी स्थिति अथवा दशा के बारे में बतलाएगा। तो इन सब स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना होगा
कि यह क्या देगा, तो स्टेट को बतलाएगा या किसी क्वालिटी को दर्शाएगा या किसी कंडीशन को दर्शाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं to walk is useful for health। To walk is useful for health। तो यहां पर ये जो वर्ब है is, इसका सब्जेक्ट कौन है? To walk यानी इंफिनिटिव, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या लाभदायक होता है। तो एक इंफिनिटिव के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। तो अभी फिलहाल यही देखिए कि इस स्ट्रक्चर पर क्या है, इंफिनिटिव प्लस टू बी और कंप्लीमेंट। तो किसको दर्शाएगा? स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इसको हम लोग वॉकिंग भी लिख सकते थे। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इसका भी वही मीनिंग हुआ। यहाँ इंफिनिटिव हो गया तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? जिरंड हो गया। टू बी के बाद यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं, इसी को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। एक इट के भी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। उसमें क्या होता है? इट इज और करके लिख सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहां पर क्या करना होगा? अब यहां पर छूट गया है आपका कौन? टू वॉक या वॉकिंग। इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो आगे में जोड़ेंगे ना, टू वॉक। क्या चीज? हेल्थ के लिए यूजफुल है, तो टू वॉक, टहलना। तो यहां पर भी टू वॉक क्या है? इंफिनिटिव के रूप में आ गया है। तो ये इट स्ट्रक्चर पर भी हम लोग इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस, दैट प्लस ईच, वॉच, द रीजन। अब द रीजन के साथ यहां पर क्या आ जाता है? वाई आ जाता है, और उसके बाद वाई के बाद एक क्लॉज आ जाएगा। दिस, दैट, ईच, वॉच, द रीजन, वाई प्लस क्लॉज। तो लिखते हैं कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट he failed in the exam। यही कारण है कि वह परीक्षा में फेल करता है। तो परीक्षा में फेल करता है तो यही कारण है कि, तो की के लिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे? दैट। लेकिन स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि रीजन के बाद दैट नहीं बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? वाई आएगा। यहाँ पर आपको वाई का प्रयोग करेंगे तब सही होगा। अगर हम इसी को पास्ट टेंस में ले जाते हैं, मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं दिस वाज द रीजन व्हाई ही फेल्स इन द एग्जाम। मान लीजिए एक हम उसी स्ट्रक्चर को यहाँ लिख, अब देख रहे हैं कि यहाँ रीजन के साथ तो वाई है, आगे में क्लाउज भी है। तो अब यहाँ पर आपको टेंस देखना होगा, यह पास्ट टाइम का बात हो रहा है रीजन का, तो ये फेल भी करेगा पास्ट टाइम में। तो दी फेल्ड इन द एग्जाम, यहाँ पर टेंस का एरर माना जाएगा। यहाँ फेल्स के जगह क्या लिखना होगा? फेल्ड। दिस वाज द रीजन व्हाई ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी इस फेल्स के जगह क्या लिखना होगा? फेल्ड, क्योंकि यहाँ पर वाज पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो इस पर सीक्वेंस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर सिर्फ यही है कि द रीजन के साथ यहाँ पर क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर देखते हैं सो दैट का।
इसका मीनिंग होगा इतना की। क्या मीनिंग होगा? इतना की। तो इतना की के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं सो दैट, यानी सो के साथ यहां पर इस मीनिंग में क्या आएगा? दैट आएगा। तो सो दैट इस तरह से लिखते हैं, सो दैट इतना की। ठीक है। अब इस पर हम लोग सेंटेंस देते हैं कि ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड as he wanted to sleep। वह इतना थका हुआ था कि वह सोना चाहता था। वह इतना थका हुआ था कि वह सोना चाहता था। तो he was so tired, तो यहाँ सो आ गया और इतना की का मीनिंग दे रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या आएगा? दैट आएगा। तो यहाँ पर as का प्रयोग नहीं करके हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। He was so tired that he wanted to sleep। ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जो कि जब हम आप लोग ग्रामर पढ़ाएंगे तो उस समय ग्रामर में जहां पर स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट होगा उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में समझते चलेंगे, उसको डिस्कस करते चलेंगे इस तरह से। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ग्रामर के हर एक टॉपिक में स्ट्रक्चर आएगा जिसको कि हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, देखते चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जाने पैटर्न क्या है भाई। थर्ड है आपका क्या? पैटर्न। तो पैटर्न्स क्या है? तो पैटर्न्स वांट्स रीडिंग हैबिट। पैटर्न वांट्स रीडिंग हैबिट। तो देखिए, यानी इंग्लिश सीखने में आपको रीडिंग हैबिट भी डालनी उतनी ही जरूरी है जितने की ग्रामर पढ़ना जरूरी है, वर्ड्स पर कमांड करना जरूरी है, स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपको रीडिंग हैबिट की भी है। ये पढ़ते, जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रीडिंग हैबिट के थ्रू आप उसके पैटर्न को फॉलो कर जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि he is intelligence। he is intelligence। तो अब देखना है कि he इंटेलिजेंस। तो ये तो आपको पता चल रहा होगा कि इंटेलिजेंस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। he is इंटेलिजेंट। तो ये आप कैसे समझ गए? तो वो पढ़ने की आदत के द्वारा समझते हैं। ऐसे एक रूल भी फॉलो करता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस कंप्लीमेंट, जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। तो कंप्लीमेंट इंटेलिजेंस नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो उसमें तो नाउन भी था और एडजेक्टिव भी था। तो नाउन भी हो सकता था, एडजेक्टिव भी हो सकता था, लेकिन ये आपको रीडिंग हैबिट के द्वारा ये क्लियर होगा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं होगा, क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। अब हम कहते हैं कि he is intelligent enough to teach you। He is intelligent enough to teach you। अब यहाँ पर एक एनफ शब्द हम दे दिए। अब इसमें क्या दे दिया जाता है? He is most intelligent enough, more intelligent enough, intelligence, sorry, enough intelligent, enough intelligent। और एक में देते हैं enough intelligence। ये मान लीजिए कि इंप्रूव करने के लिए आपको दे दिया गया
तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ए, सेकेंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी, फोर्थ ऑप्शन डी और फिफ्थ ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो अब आप देखिए कि अभी तो आप देख रहे थे कि अब एक नया शब्द आ गया एनफ। तो ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। तो अब आपको जानना होगा कि एनफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसे हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जब आ गया है तो इसको थोड़ा सा देख लें। एनफ, एनफ का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। तो एनफ यानी पर्याप्त। तो ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। ये क्या है? एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब ये आपको देखना होगा कि एनफ का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो किस चीज के लिए हुआ है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। नाउन के लिए होगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी नाउन के पहले आ जाएगा। और ये जब एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस एनफ। एडजेक्टिव प्लस एनफ। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए होगा तो एनफ यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब हम देखिए लिखते हैं कि एनफ प्लस नाउन। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जब यह एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इस स्ट्रक्चर को लेगा, और जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो इस स्ट्रक्चर को लेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक इंटेलिजेंस भी दे दिया गया है। तो इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि नाउन हो गया और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, तो फिर ये भी तो सही होना चाहिए था। तो अब ये कैसे समझे? तो वही रीडिंग हैबिट से, वहां एडजेक्टिव होना चाहिए कि नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव होगा यानी कि एनफ एडवर्ब बनेगा और इसके बाद आएगा, यानी जो अंडरलाइन पार्ट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब हम लिखते हैं हिज इंटेलिजेंट। देखिए अब इसी चीज को लिखते हैं कि हिज इंटेलिजेंट सरप्राइजेज अस। हिज इंटेलिजेंट सरप्राइजेज अस। इज इट राइट? क्या यह सही है? तो हिज, देखिए अब थोड़ा सा बेसिक भी जानकारी होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है, जिस नाउन पर यह अपना पोजीशन बतलाता है, अधिकार बतलाता है। तो ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए गलत है। इसको क्या करना हो जाएगा? इंटेलिजेंस। हिज इंटेलिजेंट सरप्राइजेज अस। His intelligence answer surprises us. His intelligence answer surprises us. अब देखिए यहाँ तो his intelligence था, तो ये तो सही हो गया था। अब है कि his intelligence answer surprises us। अब यहां पर आ गया क्या चीज सरप्राइज कर रहा है? कि उसकी इंटेलिजेंसी नहीं बल्कि उसका इंटेलिजेंट आंसर। तो आंसर है नाउन। तो नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। अब आपको यहां सही क्या हो जाएगा? हिज इंटेलिजेंट आंसर सरप्राइजेज अस। सब जगह सही हो। तो ये सब थॉरोली जब रीडिंग जब डालते रहेंगे आप, न्यूज़पेपर हुआ या कोई नोवेल हुआ या आपके सिलेबस की पुरानी जो किताबें हुई उसको भी रीडिंग हैबिट डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सीखने के लिए। तो
अगर मान लीजिए आप इंग्लिश का नॉलेज आपको पहले से है, तब तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर पढ़ने में बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए आप मेरी जो बुक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स करके एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स चैप्टर को आप लोग जो भी उसमें वर्ड्स हैं उसको याद कर जाएंगे, तो अब आपको पेपर वगैरह पढ़ने में दिक्कतें हम उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उतना करने के बाद नहीं आएगी। अगर नहीं करेंगे तो रेगुलर आएगी, तो उतना आप करते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और पैटर्न देखते हैं। She wants to be successful। तो लिखते हैं She wants to success। She wants to succeed। 3 सेंटेंस दिए हैं। She wants to be successful, she wants to success, she wants to succeed। अब देखिए, she wants to be successful, वह सफल होना चाहती है। तो होना के लिए यहाँ पर आ गया to be, to के बाद यहाँ be1 आ गया, ये तो सही है। फिर she wants to success, तो to के बाद क्या आना चाहिए be1, लेकिन success है। तो क्या success वर्ब है? नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। She wants to succeed, अब यहाँ हम दे दिए succeed, जो कि verb है, be1 है। तो to के बाद be1 आता है, जो कि infinitive के रूप में यहाँ आया है। तो she wants to succeed, यह सही है। तो ये सब पैटर्न आप देखते रहेंगे। फिर देखिए she wants to successful, क्या सही होगा? She wants to successful, तो नहीं, गलत होगा, क्योंकि सक्सेसफुल यहाँ टू के बाद क्या आना चाहिए भी1 या इंफिनिटिव के रूप में आएगा। तो यहाँ टू बी यहाँ पर आ गया है, तब यहाँ पर सक्सेसफुल हम लोग प्रयोग किए हैं। तो सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया, सक्सेस नाउन हो गया और सक्सीड वर्ब हो गया। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन है। और ये क्या है? तो वर्ब। तो ध्यान देना होगा ये सब पैटर्न पर कि कहाँ पर नाउन आएगा, कहाँ पर वर्ब आएगा या कहाँ पर दूसरे शब्द आएंगे। तो ये सब रेगुलर रीडिंग हैबिट से हो जाएगा, बाकी सब तो ग्रामर स्ट्रक्चर में हम बतलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोज अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा, so that you can enjoy themselves। इसके साथ साथ आप सभी ये भी नहीं भूलें कि इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और आप लोगों को नए नए वीडियो में भेजता रहूं।